स्वागत है आपका बायोलॉजी की ऑनलाइन क्लासों में। पिछले वीडियो में हमने अध्ययन किया था पारगम्यता तथा परासरण की क्रिया का अध्ययन किया था। पारगम्यता किसी भी सतह से जो विलय तथा विलायक के अणु होते हैं उनके आर पार आने जाने की जो क्रिया होती है उसे पारगम्यता कहते हैं। परासरण कोशिका झिल्ली, केवल कोशिका झिल्ली। पारगम्यता में जो विलय और विलायक के अणु हो सकते हैं वो किसी भी सतह से आ जा सकते हैं, लेकिन परासरण के अंदर केवल जल के ही अणु होते हैं। पारगम्यता में विलायक तथा विलय दोनों के अणु होते हैं और किसी भी सतह से आर पार जा सकते हैं। परासरण के अंदर केवल जो सतह होती है वो हमारे पास केवल कोशिका झिल्ली होती है और कोशिका झिल्ली से जो विलायक के अणु होते हैं, विलायक यानी कि जो शुद्ध जल के अणु होते हैं उसी के अणु आर पार जा सकते हैं, उसे परासरण कहते हैं। परासरण कोशिका झिल्ली से जो विलायक या शुद्ध जल के जो अणु होते हैं वो अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गति करते हैं, उस क्रिया को परासरण कहते हैं। आज हम देखेंगे कि जो कोशिका होती है उसमें किस प्रकार के दाब उत्पन्न होते हैं। कोशिका में उत्पन्न विभिन्न प्रकार के दाब। पहला दाब है परासरण दाब। जब हम किसी कोशिका को शुद्ध जल में रखते हैं तो जल के अणु प्रवेश करने लगते हैं कोशिका में। इन जल के अणुओं को कोशिका में प्रवेश करने से जो दाब रोकता है उस दाब को परासरण दाब कहते हैं। कोशिका में जल के अणुओं को प्रवेश करने से जो दाब रोकता है उस दाब को परासरण दाब कहते हैं। अगला है हमारे पास दूसरे प्रकार का दाब है स्फीत दाब। स्फीत दाब ट्रिगर प्रेशर एवं भित्ति दाब वॉल प्रेशर ट्रिगर प्रेशर। जब हम किसी कोशिका को शुद्ध जल में रखते हैं तो जल के अणु कोशिका में प्रवेश करने लगते हैं और कोशिका में एक अभिकेंद्री जो दाब होता है वो उत्पन्न करते हैं, जिससे कोशिका स्फीत हो जाती है, फूल जाती है। उस दाब को स्फीत दाब कहते हैं। स्फीत दाब के कारण कोशिका फूल जाती है और तनाव की स्थिति में रहती है, लेकिन कोशिका फटती नहीं है। उस
उस दाब को स्फीत दाब कहते हैं। भित्ति दाब, स्फीत दाब के कारण जब कोशिका फूल जाती है और तनाव की स्थिति में आती है तो स्फीत दाब केंद्र से भित्ति की ओर लग रहा था, तो उसी समय विपरीत दिशा में यानी कि भित्ति से केंद्र की ओर जो दाब लगता है उस दाब को भित्ति दाब कहते हैं। स्फीत दाब के कारण कोशिका फूल जाती है, जिससे कोशिका की जो भित्ति होती है तनाव की स्थिति में आ जाती है। भित्ति के द्वारा केंद्र की ओर जो दाब लगता है उस दाब को भित्ति दाब कहते हैं। तीसरा है हमारे पास विसरण दाब न्यूनता, डीपीडी, विसरण दाब न्यूनता। जब कोशिका को शुद्ध जल में रखते हैं तो कोशिका में जल के अणु प्रवेश करने लगते हैं। शुद्ध जल का जो विसरण दाब होता है वो अधिक होता है, लेकिन जब हम कोशिका को किसी VEL में रखते हैं तो इसके विसरण दाब में कमी आ जाती है, क्योंकि उस समय जो विलायक शुद्ध जल के अणु होते हैं वो अधिक मात्रा में प्रवेश करते हैं और विलय के जो अणु होते हैं कम मात्रा में प्रवेश करते हैं। तो उस समय कोशिका के अंदर विसरण दाब में जो कमी आती है उसी कमी को विसरण दाब न्यूनता कहते हैं। जब विसरण दाब न्यूनता का मान 0 हो जाता है तो उस समय विलायक व विलय दोनों के अणु कोशिका में प्रवेश व बाहर आने से रुक जाते हैं, ना तो प्रवेश करते हैं और ना बाहर आते हैं। तो इस प्रकार से हमारे पास 3 प्रकार के दाब हो गए जो कोशिका के अंदर उत्पन्न होते हैं। प्रासरण दाब, जल के अणु जब कोशिका में प्रवेश करते हैं तो उन जल के अणुओं को कोशिका में प्रवेश करने से या रोकने के लिए जो आवश्यक दाब होता है उसको प्रासरण दाब कहते हैं। स्फीत दाब, जब कोशिका में जल के अणु प्रवेश करते हैं तो जल के अणु कोशिका भित्ति के ऊपर दबाव लगाते हैं, जिससे कोशिका फूल जाती है, फटती नहीं है, कोशिका भित्ति तनाव की स्थिति में आ जाती है। उस दाब को स्फीत दाब कहते हैं। स्फीत दाब के कारण जब कोशिका की भित्ति तनाव की स्थिति में आती है तो उस समय कोशिका भित्ति केंद्र की ओर एक विपरीत दिशा में दाब लगाती है, उस दाब को भित्ति दाब कहते हैं। विसरण दाब न्यूनता, शुद्ध जल के जो अणु होते हैं उनका विसरण दाब अधिक होता है। जब हम किसी VEL में कोशिका को रखते हैं तो उनके विसरण दाब में कमी आ जाती है, तो जो एक कमी आती है उसी को विसरण दाब न्यूनता कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है कि जो दाब होते हैं इनमें क्या संबंध है। कोशिका में उत्पन्न दाबों में संबंध, कोशिका में जो दाब उत्पन्न होते हैं उनमें क्या संबंध होता है हम ये देखते हैं। इनके अंदर 2 संबंध है मुख्य रूप से। पहला संबंध है कि जो
अवस्था में हो तो उस समय चलत अवस्था के अंदर जो कोशिका होती है वह पिचकी हुई होती है। जब कोशिका पिचकी हुई है तो उसमें जो स्फीत दाब होता है, जो कोशिका को फुलाने वाला दाब होता है, उसका मान 0 हो जाता है और स्फीत दाब जो Tp होता है वह 0 होता है। हमारे पास संबंध है कि जो विसरण दाब न्यूनता होती है dPd होती है वो OP माइनस TP के बराबर होती है। यह हमारे पास इन दाबों के अंदर संबंध है। लेकिन चलत अवस्था के अंदर जो ट्रिगर प्रेशर होता है, स्फीत दाब होता है, जो कोशिका को फुलाता है वो 0 होता है। क्यों होता है? क्योंकि कोशिका पिचकी हुई है। यदि फूली हुई अवस्था होती कोशिका तो स्फीत दाब अधिकतम होता, लेकिन कोशिका क्या है? पिचकी हुई, तो उस समय जो टीपी जो ट्रिगर प्रेशर होता है, स्फीत दाब होता है, उसका मान 0 होता है। तो और हमारे पास डीपीडी ओपी माइनस टीपी के बराबर होता है। तो इसलिए भाई टीपी हमारे पास 0 है तो जो डीपीडी होता है वो ओपी के बराबर हो जाता है। कहने का मतलब है जो विसरण दाब न्यूनता होती है वो प्रासन दाब के बराबर हो जाती है चलत अवस्था में। दूसरी अवस्था है कोशिका की स्फीत अवस्था में। स्फीत अवस्था में जो डीपीडी होता है वो 0 हो जाता है, क्योंकि कोशिका पूरी तरह से जब फूल जाती है तो उस समय कोशिका में ना तो विलय के अणु प्रवेश करते हैं और ना विलय के अणु प्रवेश करते हैं, तो डीपीडी का मान 0 हो जाता है। तो उस अवस्था में जब डीपीडी का मान 0 होता है तो डीपीडी बराबर ओपी माइनस टीपी। तो डीपीडी 0 हो गया हमारे पास, ओपी माइनस टीपी। तो इस समय हमारे पास जो प्रासन दाब होता है ओपी और ट्रिगर प्रेशर स्फीत दाब के बराबर हो जाता है। डीपीडी विसरण दाब न्यूनता, ओपी प्रासन दाब और टीपी यह होता है स्फीत दाब। इन तीनों में एक संबंध होता है कि जो डीपीडी होता है वह ओपी माइनस टीपी के बराबर होता है। लेकिन जब कोशिका की चलत अवस्था होती है तो उस समय जो टीपी होता है, ट्रिगर प्रेशर होता है, वह 0 होता है। तो उस समय जो विसरण दाब न्यूनता होती है वह प्रासरण के बराबर हो जाती है। स्फीत अवस्था में डीपीडी का मान 0 होता है तो उस समय जो प्रासन दाब होता है वह स्फीत दाब के बराबर हो जाता है। ये जो क्वेश्चन है इन दाबों के अंदर जो संबंध है ये बोर्ड एग्जाम में आता भी रहता है। इसके ऊपर पहला क्वेश्चन बनता है कि विसरण दाब न्यूनता प्रासरण दाब व स्फीत दाब में संबंध लिखो। स्फीत दाब में संबंध लिखो। तो इन तीनों के अंदर संबंध होता है। जो डीपीडी होती है वह विसरण दाब न्यूनता डीपीडी, प्रासरण दाब ओपी, ओपी माइनस टीपी और स्फीत दाब टीपी। तो इन तीनों के अंदर संबंध हो गया डीपीडी बराबर ओपी माइनस टीपी। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि चलत अवस्था के अंदर डीपीडी किसके बराबर होता है? तो चलत अवस्था के अंदर जो डीपीडी होता है
वह प्राशन दाब के बराबर होता है। स्फीत अवस्था में डीपीडी किसके बराबर होता है? तीसरा क्वेश्चन इसके आधार पर। तो स्फीत अवस्था में जो डीपीडी होता है वह शून्य होता है और स्फीत अवस्था के अंदर जो प्राशन दाब ओपी होता है वह टीपी के बराबर होता है। तो इस प्रकार से कोशिका में जो उत्पन्न दाब होते हैं उनमें संबंध पाए जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है जल विभव अवधारणा। जल विभव अवधारणा। जल विभव जो अवधारणा है वह आर.के. स्टेलियर तथा टेलर ने 1960 में प्रस्तुत की थी। जो जल विभव अवधारणा है वह ऊष्मागतिकी के जो नियम है उसके ऊपर आधारित है। ऊष्मागतिकी के नियमों पर आधारित है। इसके अनुसार ऊष्मागतिकी के नियम के अनुसार कोई भी तंत्र होता है तो जब जो उसके घटक होते हैं उनसे ऊर्जा मुक्त होती है और ऊर्जा मुक्त होती है तो उसके कारण वह तंत्र कार्य करता है। तो इसी आधार पर ऊष्मागतिकी के नियमों के आधार पर आर.के. स्टेलियर एवं टेलर ने जल विभव अवधारणा प्रस्तुत की थी। इसके अंदर इन्होंने बताया कि जब हम कोशिका को शुद्ध जल पे रखते हैं तो कोशिका के अंदर जल के अणु प्रवेश भी करते हैं और जल के अणु बाहर भी निकलते हैं। तो जब शुद्ध जल पे कोशिका को रखा जाता है तो जो जल के अणु प्रवेश करते हैं बाहर निकलते हैं उस समय ऊर्जा मुक्त होती है। ऊर्जा मुक्त होती है। इसी प्रकार से जब हम कोशिका को विलयन में रखते हैं तो उस समय भी ऊर्जा मुक्त होती है। लेकिन जो ऊर्जा होती है वो कम होती है। तो जो ये ऊर्जा का अंतर होता है शुद्ध जल और विलयन के अणु जब कोशिका में प्रवेश करते हैं और बाहर आते हैं तो उस समय जो ऊर्जा मुक्त होती है उसमें जो अंतर आता है उसी को जल विभव कहते हैं। जल विभव को साइन W के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। जल विभव का जो मात्रक होता है बार या एटीएम वायु मंडल होता है। वायुमंडल जब कोशिका को शुद्ध जल में रखते हैं तो उस समय अधिक ऊर्जा मुक्त होती है और जब कोशिका को किसी विलयन में रखते हैं तो कम ऊर्जा मुक्त होती है। तो जो ये ऊर्जा का अंतर होता है उसी अंतर को जल विभव कहते हैं। जल विभव को साइन W के द्वारा प्रदर्शित करते हैं और जो इसका मात्रक होता है वह बार या एटीएम होता है। अब कोशिका के अंदर प्राशन दाब उत्पन्न होता है और प्राशन दाब के कारण जो जल विभव उत्पन्न हो रहा है उसे प्रासरण विभव कहते हैं। प्रासरण जो विभव होता है उसको साइन
एस के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। प्रासरण दाब के कारण उत्पन्न विभव को प्रासरण विभव कहते हैं। जो प्रासरण विभव होता है इसे साइन एस के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। साइन एस के द्वारा कोशिका के अंदर जो स्फीत दाब होता है, स्फीत दाब के कारण उत्पन्न स्फीत दाब के कारण उत्पन्न विभव को दाब विभव कहते हैं। दाब विभव कहते हैं। जो दाब विभव होता है उसे साई पी के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। जल विभव, प्रासरण विभव और दाब विभव, इन तीनों में एक संबंध होता है। जल विभव बराबर प्रासरण विभव प्लस दाब विभव। जल विभव साइन डब्ल्यू, प्रासरण विभव साइन एस और दाब विभव साइन पी। ये इन तीनों के अंदर एक संबंध होता है। कोशिका की सतह से, कोशिका की सतह से जल अवशोषित होता है। जल अवशोषण को मैट्रिक्स विभव कहते हैं। मैट्रिक्स विभव कहते हैं। जो मैट्रिक्स विभव होता है उसको साइन एम के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो इस समय जो जल विभव प्रासरण विभव प्लस दाब विभव प्लस मैट्रिक्स विभव के बराबर होता है। मैट्रिक्स विभव के बराबर होता है। तो इस समय इन चारों के अंदर संबंध होता है। जल विभव बराबर प्रासरण विभव प्लस दाब विभव प्लस मैट्रिक्स विभव, इन चारों में संबंध होता है। जल विभव को नगण्य माना जाता है। जल विभव को नगण्य माना जाता है। इसलिए जो मैट्रिक्स विभव होता है उसका मान 0 होता है। तो इस समय जो जल विभव होता है वह प्रासरण विभव प्लस दाब विभव के बराबर होता है। ये इन तीनों में एक संबंध होता है। जल विभव अवधारणा, जल विभव की जो अवधारणा है, जो सिद्धांत है, वो आर के स्टेलियर तथा टेलर ने 1960 में दिया था। जल विभव की जो अवधारणा है ऊष्मागतिकी के नियमों पर आधारित है। ऊष्मागतिकी के नियम के अनुसार कोई भी तंत्र होता है
तो उसके घटकों में से ऊर्जा मुक्त होती है, कुछ ना कुछ ऊर्जा मुक्त होती है, और जो वो ऊर्जा होती है वह उस तंत्र को कार्य करने में सहायता प्रदान करती है। इसी कारण जब हम कोशिका को शुद्ध जल में रखते हैं तो कोशिका झिल्ली से जो शुद्ध जल के अणु प्रवेश करते हैं और जो शुद्ध जल के अणु बाहर आते हैं तो उस समय ऊर्जा मुक्त होती है। शुद्ध जल के अणुओं के कारण अधिक ऊर्जा मुक्त होती है, लेकिन जब हम कोशिका को वीर्य में रखते हैं तो उस समय कम ऊर्जा मुक्त होती है। शुद्ध जल के अणुओं से मुक्त ऊर्जा तथा वीर्य के अणुओं की जो मुक्त ऊर्जा होती है उनमें जो अंतर होता है उसी अंतर को जल विभव कहते हैं। जल विभव का जो मात्रक होता है वह बार होता है, एटीएम होता है। जल विभव को साई W के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। कोशिका में प्राशन दाब के कारण जो विभव उत्पन्न होता है उस विभव को प्राशन विभव कहते हैं। प्राशन विभव को साई S के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। कोशिका में स्फीत दाब के कारण जो विभव उत्पन्न होता है उसे दाब विभव कहते हैं। दाब विभव को साई P के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। जल विभव, प्राशन विभव और दाब विभव में संबंध होता है कि जो जल विभव होता है वह प्राशन विभव और दाब विभव का जो योग होता है उसके बराबर होता है। कोशिका की जिस सतह से जल अवशोषित होता है वहां पर जो विभव उत्पन्न होता है उसे मैट्रिक्स विभव कहते हैं। मैट्रिक्स विभव और प्राशन विभव, दाब विभव, जल विभव में संबंध होता है कि जो जल विभव होता है वह दाब, प्राशन विभव, दाब विभव, मैट्रिक्स विभव के योग के बराबर होता है। लेकिन जो मैट्रिक्स विभव होता है, मैट्रिक्स विभव होता है वह नगण्य माना जाता है। मैट्रिक्स विभव का मान 0 होता है, तो इसलिए जो जल विभव होता है वह प्राशन विभव और दाब विभव के योग के बराबर होता है। दोबारा फिर देखते हैं इसे। जल विभव की अवधारणा आर.के. स्टेलिया एवं टेलर ने प्रस्तुत की थी। इस अवधारणा के आधार पर जो शुद्ध जल के अणु होते हैं जब कोशिका में प्रवेश करते हैं और कोशिका से बाहर आते हैं तो जल के अणु ऊर्जा मुक्त करते हैं। जब कोशिका को हम वीर्य में रखते हैं तो उस समय वीर्य के अणु भी ऊर्जा मुक्त करते हैं। शुद्ध जल और जो वीर्य के अंदर विलय पदार्थ होते हैं उनके द्वारा जो ऊर्जा मुक्त होती है उस ऊर्जा के अंदर जो अंतर होता है उसको जल विभव कहते हैं। जल विभव को साइन W के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इसका जो मात्रक होता है बार या एटीएम होता है। कोशिका के अंदर प्राशन दाब के कारण जो विभव उत्पन्न होता है उस विभव को प्राशन विभव कहते हैं और प्राशन विभव को हमें साइन S के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। कोशिका में स्फीत दाब के कारण जो विभव उत्पन्न होता है उसको दाब विभव कहते हैं। दाब विभव को हमें साइन P के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। जल विभव, प्राशन विभव, जल विभव, प्राशन विभव तथा दाब विभव में संबंध होता
है। जो जल विभव होता है वह प्राशन विभव और दाब विभव इन दोनों का जो योग होता है उसके बराबर होता है। लेकिन कोशिका की जो सतह जल अवशोषित करती है वहां पर जो विभव उत्पन्न होता है उसको मैट्रिक्स विभव कहते हैं। मैट्रिक्स विभव को साइन एन के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो इस समय जो जल विभव होता है वह प्रासरण विभव प्लस दाब विभव प्लस मैट्रिक्स विभव के योग के बराबर होता है। लेकिन जो ये मैट्रिक्स विभव होता है उसको शून्य माना जाता है, इसलिए जो जल विभव होता है वह प्रासरण विभव और दाब विभव के योग के बराबर होता है। इसे जल अवधारणा कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है अंतः शोषण। अंतः शोषण हमने पहली क्रिया पढ़ी थी विसरण, दूसरी पारगम्यता, तीसरी प्रासरण और चौथी क्रिया थी जीव द्रव्य कुंचन व विकुंचन। पांचवी क्रिया है हमारे पास अंतः शोषण। कोई भी पदार्थ है, कोई भी ठोस पदार्थ होता है जो सूखा रहता है वह जल अवशोषित करता है, उसी को अंतः शोषण कहते हैं। अंतः शोषण के अंदर जल को अवशोषित करने वाले पदार्थ को अधिशोषक पदार्थ कहते हैं। अधिशोषक पदार्थ हम ऐसे भी कह सकते हैं कि कोई भी ठोस सूखा पदार्थ हो, कोलाइडी विलयन हो, जल के अणुओं को अवशोषित करने की जो क्षमता होती है उसी को अंतः शोषण कहते हैं। इसकी दूसरी परिभाषा है कि कोई भी ठोस पदार्थ होता है वह विलयन में जो विलय पदार्थ होते हैं उनको बिगर घोले हुए जल के अणुओं को अवशोषित कर लेता है, उस क्रिया को अंतः शोषण कहते हैं। अंतः शोषण के कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे कि बरसात के दिनों में जो लकड़ी के दरवाजे हैं, खिड़कियां हैं, वो जल को अवशोषित करके फूल जाते हैं। जल को अवशोषित करके फूल जाते हैं। पादपों की जो कोशिका भित्ति होती है वह सेल्यूलोज और पैक्टिन की बनी होती है जो कि जल अवशोषित करती है। और सेल्यूलोज पैक्टिन की जो जल अवशोषण क्षमता होती है वो बहुत अधिक होती है। जल अंतः जो शोषण है, जल अवशोषण है, उसकी जो क्रिया होती है तापमान है, अधिशोषक पदार्थ है, विलयन की प्रकृति है, इन सब बातों के ऊपर निर्भर करती है। महत्व बीजों का जो अंकुरण होता है वह भी अंतः शोषण की क्रिया के द्वारा होता है। नवोद्भिद जो पौधे होते हैं, नवोद्भिद पौधे, उनका जो पुनर्जीवन है, उनका जो विकास है वो भी अंतः शोषण के ऊपर निर्भर करता है। बीजों का प्रस्फुटन होता है वह भी अंतः शोषण के कारण होता है। लघु बीजाणुधानी होती है, फटती है, वह भी अंतः शोषण की क्रिया के द्वारा होती है। क्योंकि जो लघु बीजाणुधानी होती है उसकी जो बाह्य परत होती है, बाह्य त्वचा, उसके नीचे जो परत पाई जाती है अंतःस्टिशियम, उसकी कोशिकाओं के अंदर, स्टोमियम कोशिकाओं के अंदर अल्फा सेल्यूलोज जम जाता है। अल्फा सेल्यूलोज आर्द्रता ग्राही होता है, जो आर्द्रता को ग्रहण करके
लघु बीजाणुधानी के फटने में सहायता करता है। अंतः शोषण, कोई भी पदार्थ है, ठोस पदार्थ है, सूखा पदार्थ है, कोलाइड विलयन है, जो विलय के अणुओं का या विलय के अणुओं को बिना घोले हुए, बिना विलयन बनाए हुए जल के अणुओं को अवशोषित करते हैं, उस क्रिया को अंतः शोषण कहते हैं। सीधी सी परिभाषा हम कह सकते हैं कि जल के अणुओं को अवशोषित करने की जो क्रिया होती है उसे अंतः शोषण कहते हैं। अंतः शोषण करने वाला जो पदार्थ होता है उसे अंतः शोषक पदार्थ कहते हैं। इसके एग्जाम्पल है बरसात के दिनों में लकड़ी के दरवाजे हैं, खिड़कियां हैं, जो जल को अवशोषित करके फूल जाते हैं। अंतः शोषण की जो क्रिया होती है वह क्रिया तापमान है, अधिशोषक पदार्थ है, दाब है, प्रकृति है पदार्थ की, इन बातों के ऊपर निर्भर करती है। महत्व, अंतः शोषण की क्रिया के कारण बीज अंकुरित होते हैं। अंतः शोषण के कारण नवोदित पादपों का विकास होता है, बीजों का प्रस्फुटन होता है, लघु बीजाणुधानी का प्रस्फुटन होता है। तो इस प्रकार से हमने इस चैप्टर में 5 पादपों के अंदर जो जल के कारण होने वाली 5 क्रियाएं हैं उनका अध्ययन किया। पहली क्रिया थी विसरण। किसी भी पदार्थ के जो अणु होते हैं अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाते हैं, उसे विसरण कहते हैं। दूसरी क्रिया थी पारगम्यता। किसी भी सतह से जल के अणु या विलय के अणु या विलय के अणु आ जा सकते हैं, उसे पारगम्यता कहते हैं। परासरण, केवल कोशिका झिल्ली द्वारा जल के जो अणु होते हैं अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाते हैं, उसे परासरण कहते हैं। चौथी क्रिया थी जीवद्रव्य कुंचन व जीवद्रव्य विकुंचन। जब हम किसी कोशिका को अति प्रासरी विलयन में रखते हैं तो उसमें से जल के अणु बाहर आते हैं और कोशिका का जो कोशिका द्रव्य होता है और केंद्रक होता है वो सिकुड़कर एक जगह हो जाते हैं और कोशिका पिचक जाती है। उस क्रिया को जीवद्रव्य कुंचन कहते हैं। जब हम उसी कोशिका को किसी शुद्ध जल में रखते हैं तो कोशिका में जल के अणु प्रवेश करते हैं और कोशिका फूल जाती है। उस क्रिया को जीवद्रव्य विकुंचन कहते हैं। 5वीं क्रिया की अंतः शोषण। किसी भी पदार्थ के द्वारा जल के अणुओं को शोषण करने की क्षमता को अंतः शोषण कहते हैं। इस प्रकार से हमारा जो चैप्टर था वो कंप्लीट हुआ। धन्यवाद।